नमस्कार, मैं हूँ आकाश दुबे और प्लीज़ मुझे इंडियन आइडल में ज़रूर देखें, जो कि हर। नाम क्या है सर आपका? सर आकाश कुमार दुबे। कहाँ से हैं आप? सर मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश। क्या करते हैं? जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना, ए जिंदगी गले लगा ले। छोटा सा साया था, आंखों में आया था, हमने दो बूंदों से घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, ला 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 है ना। थोड़ा सा शॉक हूँ मैं क्योंकि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इतनी अर्बन साउंडिंग आवाज, आपकी आवाज में एक बेहद फ्रेशनेस है, वेरी वेरी फ्रेश ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सर। Actually, तो इवन विशाल सर ने या नेहा मैम ने या हिमेश सर ने, तीनों ने ही मुझे मेरे बारे में पूछा, मेरे से पहले बातें की काफी देर तक, नहीं मैंने किसी को सुना कि भाई उसको उससे पैसे मांग रहा है। वेलकम टू एनबी न्यूज प्रेजेंट गोरखपुर के उभरते सितारे, को पावर्ड बाय ब्यू सैलून। जब भी हम बात करते हैं कला के क्षेत्र की, तो बहुत से उसमें रास्ते होते हैं, बहुत से सफ़र होते हैं, और ख़ास तौर की जब बात गायकी की आती है तो वहाँ से मन में एक सवाल उठता है कि कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं। आज हमारे साथ गोरखपुर के ही उभरते सितारे, उभरते कहिए या सितारा कह लीजिए, जिन्होंने बहुत कम वक्त में आज जिस मुकाम पे वो पहुँचे हैं वो सच में बहुत ही बेहतरीन है। मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ आकाश दुबे जी से, जो कि एक बहुत ही फेमस सिंगर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इंडियन आइडल सीजन 12 में पार्टिसिपेट किया था और इस समय वहाँ पे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। आइए उनसे इस बारे में पूरी बात करते हैं, कैसे उनका सफ़र शुरू हुआ, कैसे गोरखपुर से मुंबई का सफ़र उन्होंने तय किया और आज वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हाय आकाश, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आकाश, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि बहुत टिपिकल होता है जब हम सोचते हैं कि यूपी बिहार की बात आती है, जब बात आती है छोटे शहर से, और वो भी ये सपना तय करना कि मैं एक सिंगर बनूं, कैसे आपने इसके बारे में सोचा? ये तो प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से रही है यूपी बाहर, किसी भी आप छोटी जगह की बात ले लो। खैर अब तो ये जगह छोटी नहीं रही है, लेकिन पहले बहुत दिक्कत थी कि लोग मतलब कला को लोग ये समझते थे कि नाचना गाना, ये हर जगह से हमेशा आते हुआ है यहाँ पे, हमेशा से एक लोगों ने उसको इतनी इज्जत नहीं दी है। लेकिन खासकर मेरी फैमिली में मतलब मेरे फैमिली में म्यूज़िक था, तो मेरे को इतनी रोक टोक नहीं थी म्यूज़िक को लेकर, क्योंकि मेरे फादर वो खुद भी वो गाना गाते थे। सो मैं तो बड़ा मतलब मेरे को कोई रोक टोक नहीं था कि म्यूज़िक करने के। लेकिन और जो दूसरे लोग थे वो हमेशा ये बोलते थे कि भाई कहाँ इसको नाचने गाने में लेके जा रहे हो, उसको पढ़ाई लिखाई करो, एज यूजुअल जो सबके पेरेंट्स बोलते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। लेकिन मेरा और मेरी फैमिली का विजन कुछ अलग ही था। कुछ अलग था। स्कूलिंग कहाँ से हुई है आकाश? स्कूलिंग मैं मतलब बहुत जगह से मैं पढ़ चुका हूँ। मतलब मेरे फादर, क्योंकि वो सेंट्रल पुलिस में तो ऑल ओवर इंडिया उनका ट्रांसफर होते रहता है, तो मतलब मेन 8 to 12 जो मेन फेज था वो रायबरेली एनटीपीसी ऊंचाहार से मैंने 12th किया है अपना। बाकी मैं बहुत जगह रह चुका, तो कई जगह सारी स्कूलिंग काफ़ी जगह से की, मतलब बहुत घूमे फिरे हैं आप अगर देखा जाए तो। बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर स्टार्टिंग टाइम की बात की जाए, स्पेशली जब हम बात करते हैं कि अगर कोई गोरखपुर से, आप गोरखपुर से हैं इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ, अगर गोरखपुर से कोई ऐसा हो जिसको सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट हो, सिंगर बनना चाहता हो, तो क्या वो जरिया होता है, क्या वो वे होना चाहिए कि उसको स्टार्ट करना चाहिए? बहुत सिंपल है सब कुछ, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। जो मैं बताऊँ तो दो ही चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आप अच्छी जगह जाओ और अच्छे गुरु से सीखो, मतलब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ये कहो कि आप गोरखपुर में रह के स्टार बन सकते हो, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें है ही नहीं।
आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आपको उस लेवल का कंपटीशन मिले हमेशा, मतलब आप गोरखपुर में आपको बहुत कम कंपटीशन मिलेगा। तो ज़रूरी ये कि पहले आप यहाँ से बाहर जाओ, किसी अच्छी जगह सीखो, बड़े शहर जाके सीखो, प्लस रियाज अपना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि जब लोग थोड़ा सीखे तो रियाज करना छोड़ देते हैं। तो ये आपको रियाज हमेशा करते रहना है, चाहे आप किसी भी मुकाम पे पहुंच जाओ, रियाज हमेशा होना चाहिए और अच्छे गुरु से सीखो, अच्छी सोच रखो। अच्छा, अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं कि गोरखपुर से अगर कोई नहीं निकल पाता है, इन केस स्पेशली अगर किसी के लिए बहुत वो सफ़र तय करना मुश्किल हो रहा है, उस केस में क्या करेगा कोई? क्या यहीं से प्रैक्टिस कर सकता है? क्या कोई तरीका है जो यहाँ पे भी रह के उस तरीके से रियाज, उस तरीके से चीज़ों को कर सकता हो? देखिए यहाँ पे मतलब उस तरह से आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, मतलब जो गुरु हैं यहाँ पे आपको सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन जो लेवल पे आपको आप पहुंचना चाहते हो, उस लेवल का आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको हर हालत में मेट्रो सिटीज में जाना ही जाना ही है। जरूरी नहीं है कि आप कि बहुत बड़े शहर चले जाओ, कि ऐसा भी नहीं है। आप देखो कि म्यूजिकल का हब कहाँ है, जैसे बनारस हो गया या मुंबई तो है ही, कोलकाता हो गया, तो ये सारी कुछ जगह ऐसी कि यहाँ पे जाके अच्छे गुरु मिलते, अच्छे गुरु मिलेगा है भी बहुत जगह, लखनऊ में भी काफी अच्छे गुरु, लेकिन आपको खोजना पड़ता है, आपको खोजना पड़ता है जाके कि भाई किन से सीखो। लेकिन ये जो जगह है बनारस हो गया या मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे आपको गुरु बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और प्लस उससे भी ज्यादा अच्छे आपको गाने वाले लोग मिलेंगे। और रही बात यहाँ पे, अगर यहाँ पे रह के करने के लिए तो आज के ज़माने में यूट्यूब है, सोशल मीडिया, लेकिन वो भी एक लिमिट तक है। आप कितना गा सकते हो, आप एक लिमिट तक ही आप अपने गाने डाल सकते हो, लेकिन जो चीज़ आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, अपना नाम जाके दूसरे शहर में बना सकते हो, वो आपको यूट्यूब नहीं दे सकता। आप एक देखो कितने भी बड़े बड़े सिंगर्स क्यों ना हो, जैसे सनम, शेरली, ये सारे सिंगर्स है, ये यूट्यूब पे तो हिट होते हैं, लेकिन बाद में फिर बड़े शहर में आते हैं। तो हिट मतलब एक वो भी तरीका हो सकता है कि आपने YouTube का चैनल स्टार्ट किया, आपने प्रैक्टिस शुरू की, हाँ, सोशल मीडिया काइंड ऑफ आपने स्टार्ट किया और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप अगर चाहें तो वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है, वो भी एक लिमिट तक ही होता है। आपको आगे चल के एक प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लस आपको एक ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे सारी चीजें हों। ओके, सारी चीज़ें हों। आपकी अगर बात की जाए स्पेशली कि अगर आपने सिंगिंग की फील्ड में, वो पहला कौन सा मुकाम था जहाँ से आपने शुरुआत की? संगीत आपने सुरेश वाडेकर जी से सीखा, उसके बाद कई लोगों के साथ आपने स्टेज भी शेयर किया है, तो वो फर्स्ट पोर्शन क्या था जहाँ से आपने सिंगिंग सीखने की शुरुआत की? फर्स्ट पहले तो मतलब मैं आपको बताऊँ 8th तक मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था म्यूजिक को लेके, क्योंकि अलग अलग जगह पापा का ट्रांसफर होते रहा है, तो एक मेरे को ऐसा कांस्टेंट चीजें नहीं मिली सीखने के लिए, प्लस मेरा उतना ध्यान भी नहीं था कि आप बचपन में आप नहीं रहते हो म्यूजिक के लिए उतना। बिल्कुल, बचपन में सभी लड़कों का शौक क्या होता है, आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेटर बनो, ये सब बनो, तो मेरा भी यही जुनून था। लेकिन मैं तब भी मतलब मेरे पापा जबरदस्ती मेरे को रियाज करवाते थे, तो बचपन से तो सारे कॉम्पिटिशन में हारता ही आया हूँ। जो पहला कॉम्पिटिशन था जहाँ मैं जीता था, जहाँ मैं सेकंड थर्ड आया था, वो था 9th क्लास में। मैं ऑडिशन दे रहा हूँ 4th से, आप सोचो 4th to 9th मैंने सिर्फ रिजेक्शन ही देखा है। बाप रे। तो रिजेक्शन 4 to 9 सिर्फ रिजेक्शन देखा और रिजेक्शंस यही सिंगिंग को लेके सिर्फ। तो ये सोचो, ये बड़ा लोग सोचते हैं यार रिजेक्शन, लेकिन रिजेक्शन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। आपको सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है, प्लस आप जब आप रिजेक्ट होते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है कि ये कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो उसके बाद एक टीवी रियलिटी शो आया था बहुत पहले, जब वो मेरा पहला ही ऑडिशन है जहाँ मैं सेलेक्ट हुआ था, तो वो शो था क्या कहते हैं, बच्चों का कुछ शो था, मेरे को शो का नाम नहीं है, तो वो महुआ पे आया था। तब मैं पहली बार जाके मैं किसी नेशनल टेलीविजन में जाके सेलेक्ट हुआ था। तो वो था कि 6 साल बाद जाके मैं किसी शो के लिए सेलेक्ट हुआ था। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। तो फिर बस वहाँ से जर्नी शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। तो अगर क्लास 9th में जो वो शो था महुआ पे जी, तो कौन सा वो मतलब सॉन्ग था जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया इतने ढेर सारे फेल्योर्स के बाद में? तो वो मतलब मैं ऐसे भोजपुरी उतना गा नहीं पाता हूँ, तो वो फर्स्ट टाइम से जब मैंने भोजपुरी गाना कोई ट्राई किया था, तो वो गाने का नाम था खुलल केसिया। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ उसकी। खुलल केसिया के हवा देदा हम के जीदा, अपना खिया के दारू देदा हम के जीदा, खुलल केसिया के हवा देदा
हम के जिए ना। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे गाया था, तब इससे मेरा इस गाने से मेरा एक सिलेक्शन एक बात तो बिल्कुल है आकाश कि आपकी जो वॉइस में आपने बेस संभाल के रखा है और याद आ गई सुरेश वाडेकर जी के गानों की दरअसल। और बिल्कुल एक तो बहुत अच्छा लगता है जब अपने शहर से कोई इतने बड़े लेवल पे जाके, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये सफ़र तय करना, आप भी जानते हैं इसके बारे में, बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने शहर से इस तरीके से वहाँ तक का सफ़र तय किया। और जो हमारी यूथ है, स्पेशली गोरखपुर के लोग हैं, जो यूपी बिहार के तरफ के लोग हैं और जो सोचते हैं कि किस तरीके से हम आगे जाएं इस फील्ड में, तो आकाश सच में उनके लिए एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है यहाँ पे। उसके बाद फिर महुआ के बाद नेक्स्ट मुझे लगता है काफ़ी शोज़ आपने किए हैं बहुत। अगला वो कौन सा शो था जो एक ब्रेक के तौर से कहीं ना कहीं आया हो? महुआ के बाद मतलब फिर मैंने लोकल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा शोज़ किए थे। फिर उसके बाद फिर एक आया था सुर संग्राम। सुर संग्राम तो ये आया था आई गेस 2012-13 में। तो वहाँ पे मैं टॉप 4 तक गया। फिर वहाँ से एक धीरे धीरे मेरा एक मतलब कहते हैं लाइन रियलिटी शोज़ के लिए वो एक सीढ़ी दर सीढ़ी एक जो होता है स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें होती गई। फिर सुर संग्राम किया, फिर भाईल बिहान किया, फिर कलर्स का शो था राइजिंग स्टार्स वो किया। अच्छा, कलर्स का राइजिंग स्टार भी किया है। फिर सब टीवी का फैमिली अंताक्षरी किया। हाँ। फिर सारेगामापा किया। और अब इंडियन आइडल किया। तो जो राइजिंग स्टार्स का शो था वहाँ तक मतलब कैसे मतलब कितना टफ रहता होगा कि काफ़ी शोज हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, उसके बाद काफ़ी राउंड्स भी होते होंगे। तो अगर अभी इंडियन आइडल में आपका सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में थोड़ा हमें इन डिटेल बताइए कि कितने राउंड्स होते हैं, अगर स्पेशली कोई गोरखपुर से जा रहा है मुंबई ऑडिशन देने के लिए, क्योंकि सच में आपको आकाश बताऊँ यहाँ पे इस शहर में और स्पेशली यूपी बिहार की बात करूं, आप तो एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे लिए। इसी तरीके से बहुत अच्छी आवाज़ है गोरखपुर में, बहुत टैलेंट है गोरखपुर में, हमने देखा है। तो अगर आपसे जानना चाहें कि इंडियन आइडल में वो राउंड्स किस तरीके से, हम कैसे वो फाइनल राउंड्स तक पहुंचते हैं, क्या होता है? इस बार तो प्रोसीजर काफ़ी अलग था। मतलब कोविड ऑफ कोर्स कोविड की वजह से सारी चीज़ ऑनलाइन थी। लेकिन वैसे हमेशा क्या होता है कि आपको अगर आपके अपने पहले कहीं ऑडिशंस दिए हैं तो चैनल के पास आपका नंबर होता है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को वो कॉल करते हैं, उनसे वीडियोस मंगाते हैं। तो ये जरिया होता है। और जो एकदम ही नया मतलब जिसने कभी नहीं दिया है तो उनको फिर जाके आपको लाइन लगानी पड़ती है। मतलब लाइन तो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब एक शहर में कम से कम 4000-5000 लोग आते हैं। बाप रे। तो इसमें पहला राउंड होता है, फिर सेकंड राउंड होता है, फिर थर्ड राउंड होता है। तो आपको 3 राउंड फर्स्ट डे क्लियर करने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट डे फिर ऑल ओवर जब आप थर्ड राउंड क्लियर करते हो तो जैसे आपने मुंबई से कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो फिर मुंबई आते हैं। फिर वो उस राउंड में कुछ बच्चे छाटे जाते हैं। फिर वो राउंड क्लियर करने के बाद तब आप टीवी पे जाते हो। क्या बारीकियां देखते हैं वो, क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। मतलब बारीकी अगर आप बात करो, मतलब आपने अगर एक सुर भी आपको गया तो वो चीज़ भी नोटिस करते हैं। आप ताल से कट गए तो वो चीज़ भी वो नोटिस करते हैं, क्योंकि आपको सेकंड चांस नहीं मिलता। क्योंकि आप सोचो अगर 4000-5000 लोग आ रहे हैं तो उसमें कितने टैलेंट होंगे। बहुत। और कई बार क्या होता है कि एक साइलेंट ऑडिशन भी होता है जिसमें सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है ऑडिशन के लिए। तो वो बच्चे भी वहाँ पहुँचते हैं, वो ऑलरेडी एक लेवल पे होते हैं। और प्लस और 5000 जो बच्चे आ रहे हैं उसमें कई ऐसे टैलेंट आ जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत टफ कंपटीशन होता है। और आपको मतलब एक माइंड आपका एक सही जगह पे होना चाहिए उस चीज़ के लिए। क्योंकि आपको सुबह, जैसे जब मैं था तो मेरे को याद है कि मैं सुबह 5 बजे लग जाता था ऑडिशन देने के लिए। तो 5 बजे जा रहा हूँ, मेरा पहला राउंड मेरा रात के 9 बजे आ रहा है। सुबह 5 से रात के 9 बजे। बाप रे। ये पहला राउंड आ रहा है। उसके बाद 9 बजे के बाद फिर 1-2 घंटे बाद दूसरा राउंड। फिर तो सोचो आपको वो एनर्जी भी आपको कंज्यूम करके रखनी पड़ती है। क्योंकि वो तो आधी एनर्जी, ऑलमोस्ट एनर्जी सुबह 5 से रात सब खत्म हो जाती है। फिर लाते कहाँ हो आप लोग, कहाँ से एनर्जी इतनी आती है? मतलब बहुत बार लोग ऐसा होता है कि शो ऑफ के चक्कर में लोग चिल्लाते हैं, गाते हैं, लेकिन टाइम आते थे जब उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। सो मेरा सजेशन ये, अगर आप जा रहे हो तो अपने आप को जितना चुप रख सकते हो आप वहाँ पे शांत होके बैठ जाओ। क्योंकि आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये फिर आपको 3-4 राउंड, तो आप जो 4-5 राउंड क्वालिफाई करने के बाद फिर आप टीवी पे दिखते हो। ओके। टीवी मतलब आप 4 से 5 राउंड क्लियर करके, जो अभी आपका ऑडिशन हुआ है, मैं टीवी पे आने के लिए आपको 5 राउंड क्वालिफाई करने पड़ता है। 5 राउंड क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ओके। और आखिरी राउंड में पूरी चैनल की टीम, क्रिएटिव टीम, डायरेक्शन टीम, म्यूजिक टीम, तो और 25-30 लोग बैठते हैं, पूरा एक कैमरे की टीम, मतलब बहुत
तामझाम वो होता है, पूरा एक माहौल रहता एक होगा माहौल वो रहता पूरा। है, हाँ हाँ। ऑफ कोर्स। तो कौन सा वो सॉन्ग था इंडियन आइडल में इस बार सीजन 12 में जो आपने गाया था? वैसे तो मैंने तो सुना है उसको, बट डेफिनेटली एनबी के दर्शक चाहेंगे उसको सुनना। वो था अज दिन चढ़िया, तो हाँ, मैं उसको अज दो दिन लाइन सुनाता हूँ। चढ़िया। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन, और अब मेरे दिन ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले, उसे तू लगा दे अब गले तेनू दिल दा वास्ता। अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, सो ये मैंने गाना गाया था वहाँ पे। और ये दिखता है कि किस तरीके से रियाज, किस तरीके से वो प्रैक्टिस रही होगी। इवन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैमरे के पीछे जो यहाँ पे लोग हैं वो भी 2 मिनट के लिए ठहर के ये गाना सुन रहे हैं, क्योंकि सच में आकाश कह सकते हैं कि गोरखपुर की मिट्टी में बहुत ताकत है। आपसे मिलने के बाद लगता है कि सच में आपने बहुत आवाज़ पे, अपने रियाज पे बहुत काम किया होगा। और आप क्या स्पेशली जो यहाँ से लोग निकलते हैं उनके लिए आप जो एक होता है ना कि एक लाइफलाइन टाइप में एक होता है कि ये टिप्स आप देना चाहें, तो वो क्या कुछ टिप्स होती होंगी जो आप देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जाके वो सीख रहे होंगे, तो आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से रियाज करिए। सबसे मेन बात कि अपने दिमाग को सही रखिए। मतलब बहुत बार क्या होता है, हम भटक जाते हैं। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे अपने अभी तक अपने इस करियर में, मेरे कितने अच्छे दोस्तों को मैंने देखा है कि वो करने क्या आए थे, अब कर क्या कुछ और रहे हैं। आप एक बात आप हमेशा याद रखो कि बड़ा शहर कभी आपको सीखने नहीं देगा, कि वहाँ पे इतनी सारी चीजें होती हैं। अब देखो यार, बड़े शहर में आपको क्लब पब्स सारी चीजें आपको मिलेंगी, एक सारा अट्रैक्शन मिलता है बड़े शहर में। तो ये बात मेरे को तोची रैना जी ने कही थी, जिन्होंने कबीरा और उनके बहुत सारे गाने गाए हैं। तो उनसे एक दिन बात कर रहा था, तो वो बोले कि बेटा एक बात याद रखना कि ये मुंबई या कोई बड़ा शहर कभी तुम्हें सीखने नहीं देगा। तो आप ये दिमाग में रखो कि आप सीखने आए हो, और घमंड बिल्कुल भी मत करो, और गलत चीजों पे कभी मत जाओ, और बस रियाज करो। मतलब अट्रैक्शन के, डिस्ट्रैक्शन के सबके रास्ते बहुत हैं। हाँ, और बहुत। आपको ये दिमाग में रखना है कि आप जो अपना पैशन बांध के दूर से आ रहे हैं उस पैशन को ही लेके चलो। हाँ, क्योंकि होता है कि अच्छा, लोग आकाश ऐसे कई बार आपके साथ हुआ होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं अब रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं ये फील्ड, ऐसा कभी हुआ? नहीं, ऐसा बहुत कम होता है मेरे साथ, क्योंकि देखो मैंने अपने आप को सिर्फ एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो है म्यूजिक। मैंने अपने आप को कुछ दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो मतलब अगर मेरे साथ अच्छा होगा तो म्यूजिक में, बुरा होगा तो म्यूजिक में। तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से काफी इंस्पायर इस मामले में। बहुत बार लोग क्या होता है ना, लोग इजीली स्विच कर जाते हैं। मतलब सोचो अगर आपके पास 2 चीजें हैं, मेरे को 5 साल लग गए, 6 साल लग गए मुंबई में एक अपना थोड़ा बहुत नाम करने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए मेरे को 3 साल लग गए। तो जब आपको 3 साल के पास आपके पास कुछ काम नहीं है, आप घर में बैठे हो, आप सिर्फ सीख रहे हो, आप लोगों से, क्योंकि मैं जब लोगों से मिलने जाता था तो लोग मुझे भगा देते थे, मेरे को टाइम ही नहीं देते थे, बुला के मेरे को 5-5 घंटे मैंने वेट किया है ऑफिस के बाहर सिर्फ एक 2 मिनट की मीटिंग के लिए। तो ये सब मैं घर पे भी नहीं बोल सकता कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मम्मी पूछती थी बेटा क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, मैंने कहा मम्मी मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट वीक आ जाओ। बहुत, मैं वैसे किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत लोगों ने किया ऐसा। तो अब लगता था कि नहीं यार ये छोड़ दो, लेकिन फिर वही लगता है कि जिस चीज के लिए मेरे पूरा परिवार इतना मेहनत कर रहा है उस चीज को मैं छोड़ नहीं सकता। फैमिली का सपोर्ट कह सकते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब अगर आज मैं हूँ इस लेवल पे तो मेरी मेहनत बहुत कम है, मेरी परिवार का सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, उनकी मेहनत है ज्यादा। मतलब हम तो क्या है कि मैं अपने लिए रियाज कर रहा हूँ, लेकिन मेरी फैमिली ने मेरे लिए सब कुछ किया, फैमिली ने एक अलग ही रियाज किया है। आगे का क्या मतलब प्लान किया इसके बाद? लाइक इंडियन आइडल में अभी 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद जो लास्ट राउंड, भगवान करे, हम लोग प्रे करेंगे स्पेशली, और आप लोग भी इंडियन आइडल का ये शो डेफिनेटली देखिएगा, अगर लास्ट राउंड तक, फाइनल राउंड तक आप पहुंचते हैं, सिलेक्शन होता है, देन उसके बाद क्या वेज होते हैं, क्या रास्ते खुलते हैं, क्या थोड़ा रास्ता, सफर आसान होता है या नहीं? देखिए ये 2 धारी तलवार है, मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस मामले में। आज के टाइम में इतने ज्यादा शोज हो रहे हैं, रियलिटी शोज, तो आप सोचो हर एक 7 महीने पे एक नया शो आ रहा है। तो पहली बात तो अगर मैं सेलेक्ट होता तो मेरा प्लान यही है कि बस मैं अच्छे से गाऊं, और जितना मैंने आज तक सीखा है, रियाज किया है, उसको जाके वहाँ पे दूं।
और आगे का रास्ता मतलब यही है कि मैं क्योंकि शोहरत एक मिलती है आपको इससे, आइडल से आपको एक नाम मिलता है, लेकिन नाम भी कुछ टाइम के लिए होता है। नया शो आया, नए बच्चा है, आपका नाम गया। किनारे, हाँ, सही बात तो वो चीज को मतलब जब तक है तब तक अच्छे से संभाल के रखनी है, उसको जितना हो सके उसको यूटिलाइज करूंगा, और मेन बात अपने दिमाग को बहुत सही रखूंगा। मैं आपसे मतलब इवन मुझे भी इंस्पिरेशन मिल रही है और सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि पेशेंस जो है वो होना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, एंड स्पेशली इफ़ आप एंटरटेनमेंट के सेक्टर में एंटर करते हैं, आर्टिस्ट हैं आप, तो पेशेंस तो आपको स्पेशली आकाश की तरह बिल्कुल रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें आकाश वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वहाँ के माहौल के बारे में, जब सिलेक्शन हो जाता है फिर किस तरीके का माहौल रहता है? क्या लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं वहाँ पे? नहीं, बहुत चिल होता है, बहुत बहुत। मतलब मैं जब स्टेज पे गया तो इवन विशाल सर ने या नेहा मैम ने या हिमेश सर ने, तीनों ने ही मुझे मेरे बारे में पूछा, मेरे से पहले बातें की काफी देर तक, मेरे को पानी पिलाया। तो वो आपको ना सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये ऑडिशन है लेकिन आप अपना ही समझो, अपना ही समझो। मतलब क्योंकि आप सोचो आपके सामने इतने बड़े लोग बैठे हैं, आपके सामने 25 कैमरे हैं, एक बहुत बड़ा सेट है, तो ऑफ कोर्स नर्वसनेस तो होती है। तो वो आपको पूरा कोशिश करते हैं कि आपको एक घर वाली फीलिंग दे, आपसे बातें करेंगे, हर चीज पूछते हैं, खाने को कुछ खाओगे कि नहीं खाओगे, पानी के लिए पूछते हैं। फिर सिलेक्शन होने के बाद भी वो उतना ही ख्याल रखते हैं, लगातार पूछते हैं कि गाना कैसा चल रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और अच्छा, तो वो it's प्रॉपर like a ट्रेनिंग, family, हाँ, अच्छा, आफ्टर सिलेक्शन वो कुछ प्रॉपर ट्रेनिंग भी देते हैं? हाँ, इवन सिलेक्शन से पहले भी वो हमको ट्रेन करते हैं। अच्छा, टीवी में आने से पहले भी वो हमको ट्रेन करते हैं, हमारे गाने हमको वो देते हैं, हमको सिखाते हैं कि किस तरह से गाना, क्योंकि आप कितना भी अच्छा गा लो, जब आप स्टेज के सामने जाते हो, जब स्टेज पे जाते हो तो वो चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो उस चीज को वो ट्रेन करते हैं कि कैसे आपके माइंड को आपको एकदम स्टेबल रखना है वहां जाके। क्या लाइक कुछ चार्जेस वगैरह भी इसके होते हैं? कुछ नहीं नहीं, फीस कुछ लेते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं, ऑडिशन में लाइक बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैंने कुछ बहुत free of सुना cost है, है, ये हाँ। एक र्यूमर है। लोग क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं निकल गया सपोज, तो मैं जाके कुछ भी बाहर बोल दूं तो अरे तो मेरे से पैसे मांग रहे थे। मैंने बहुत सुना है ऐसा, इवन मैं खुद ऑडिशन देता हूँ, इतने सालों से दे रहा हूँ। अब सोचो यार, मतलब मैं बजट तो रिवील नहीं कर सकता, शो का बजट बहुत होता है। हाँ, इतना बजट तो कि आप सोच भी नहीं सकते, तो वो आपसे 1 लाख 2 लाख रुपए क्यों मांगेंगे? ओके। मतलब वहां के जो क्रू मेंबर, उनकी फी, उनका एक सैलरी ही उससे ज्यादा होता है। तो मतलब ये पूरी तरीके से एक बहुत र्यूमर है बकवास कि है, लोग बहुत बकवास करते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं कि रियलिटी शोज में भाई पैसे नहीं देने होता, मतलब पड़ेंगे। हाँ, मैं 4th क्लास से ऑडिशन दे रहा हूँ, और मतलब टीवी रियलिटी शोज का ऑडिशन मैं 8 से दे रहा हूँ। 8 से लेके आज तक मेरे को बहुत साल हो गए, मेरे से तो आज तक किसी ने नहीं मांगे, ना ही मैंने किसी को सुना कि भाई उसको इससे पैसे मांगे। ओके, तो ये पूरी फेक बात है। बहुत ज्यादा। सिलेक्शन एक बार हो गया आकाश इंडियन आइडल में, चाहे किसी भी रियलिटी शो में, उसके बाद जो, क्योंकि लग्जरीज होती होंगी आपको उसके अकॉर्डिंग, कैमरा के अकॉर्डिंग अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता होगा, वो सारे एक्सपेंसेस कौन उठाता है? वो सारे एक्सपेंसेस चैनल कंपनी उठाती है, शो उठाता है हमारा। ओके। सो हमारा आना जाना, होटल का खर्चा, हमारा खाना पीना, शूट से आना जाना, तो घुमाना, इवन घुमाना भी, तो वो सब हमारा ख्याल सब चैनल और कंपनी रखती है। तो एक घर जैसा माहौल होता है, आपको लगता अच्छा, है? एक हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी किसी का सिलेक्शन हो जाता है, अक्सर हम लोग शोज में भी देखते हैं, तो कोई फैमिली से आता है और वो पूरा, आपके भी शो में भी मैंने देखा कि अंकल पूरा इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो ये चीज मतलब कब होती है? ये लाइक 5th राउंड के सिलेक्शन के बाद से होती है? हाँ, ये 5th राउंड के जब आप टीवी पे आते हो, तब टीवी से सारी चीजें शुरू होती हैं। क्योंकि वो सारी चीजें आप टीवी से पहले कर नहीं सकते, क्योंकि वो कैमरे पे आएंगी नहीं। ओके। 5th राउंड जब क्लियर करने के बाद ही 5th राउंड आप टीवी पे आते हो, तो टीवी के बाद सारी चीजें शुरू होती हैं। आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका स्टोरी क्या है, तो वो सारी चीजें फिर वहां से शुरू होती हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट एट द एंड। अगर हम देखें, आपसे बात करके लगता है लक भी मैटर करता है? लक बहुत मैटर करता है, मतलब आपका मेहनत प्लस लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आप सोच लो, आप गा रहे हो, उस दिन आपका गला खराब हो जाए, तो क्या हो सकता है? ओके, ओके। तो लक भी, मैं मानता हूँ कि लक भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, पर उसका परसेंटेज हम कम रख सकते हैं? मैटर करता है कि टैलेंट हमारा डिपेंड करता है, मतलब अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है। बहुत लोग आ जाते हैं तो उनका लक होता है। बहुत लोग, मैंने ऐसे, मेरे से भी अच्छे गाने में लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो उनका लक नहीं होता। बस उस दिन हम, इन शॉर्ट हमारा दिन होता है कि हम सेलेक्ट हो जाते हैं, उनका दिन नहीं होता कि वो नहीं आ पाते। हाँ, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हैं बड़ों की, भगवान की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, वो एक फैक्टर है जो वहां तक पहुंचाता है।
तो स्पेशली अगर हम बात करें कि अगर गोरखपुर से यूपी से बिहार से अगर कोई जाता है तो आकाश हमारे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है, एक बहुत कह सकते हैं पेशेंस की एक मिसाल कायम की है उन्होंने, और आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं हम आशा करते हैं, पूरी एनबी न्यूज़ परिवार की तरफ से हम आशा करते हैं कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और गोरखपुर की मिट्टी का नाम और ऊँचा करें। शुक्रन ला वाले हब्दुलिल्लाह, शुक्रन ला वाले हब्दुलिल्लाह, नजरों से नजरें मिली तो जन्नत सी महकी फिजाएं, लब ने जो लब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं, कैसी अपनी हिनायत मिट गई हर शिकायत, हम पे मेहरबा दो जहां, शुक्रन ला वल हब्दुलिल्लाह, शुक्रन ला वल हब्दुलिल्लाह। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, ओ सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जनित चले चल छैया छैया, पाँव जनित चले चल छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, वो यार है जो खुशबू की तरह, वो जिसकी सुबह और उर्दू की तरह, ओ मेरी शाम नात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। नमस्कार, मैं हूँ आकाश दुबे और प्लीज़ मुझे इंडियन आइडल में ज़रूर देखें, जो कि देखें और सपोर्ट करें हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे सिर्फ और सिर्फ सोनी चैनल पर, आपका पसंदीदा शो इंडियन आइडल। और आप सब मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे फेसबुक पे, जिसका नाम है आकाश दुबे, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आकाश दुबे म्यूजिक _ और आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं आकाश दुबे सारेगामापा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आप सब अपना ही प्यार आशीर्वाद हमेशा ऐसे दीजिए और बस मुझे देखिए और आपका आशीर्वाद दें। धन्यवाद।